सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आपका लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस सेट आज आपका 6 चलेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको बस चीज़ों को ये करना है कि ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है, तो आपको चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है या जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, कोशिश करिए चीज़ों को नोट करने का एंड उसका अब जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे तभी आपकी चीज़ें क्लियर आउट होगी, ठीक है। और ये एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप है। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये कौन से स्थान पे है? राजगीर, नालंदा, वैशाली या फिर पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका ये ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राजगीर है, ठीक है। विश्व शांति स्तूप हमारा राजगीर में है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये कौन से विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, तो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। रत्नागिरी। रत्नागिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा कि विश्व शांति स्तूप को जो है याद रखिएगा इसे शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसे ये किस चीज का प्रतीक है? तो याद रखिएगा ये है आपके शांति और प्रेम का। शांति और प्रेम का, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो विश्व शांति स्तूप जो है इसे निर्मित किया गया है किस चीज से? तो इसे संगमरमर से निर्मित किया गया, ठीक है ना। संगमरमर, संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है ये कब शुरू हुआ था? तो 1969 में शुरू हुआ था। और पूरा कब हुआ था? तो 1972 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसका निर्माण जो हुआ था, निर्माण शुरू कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका निर्माण शुरू हुआ था, आपको याद रखना है 1969 में। और इसका निर्माण जो है ये पूर्ण कब हुआ था, पूरी तरीके से ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1972 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है ये बुद्ध की जो है टोटल 4 प्रतिमाएं, ठीक है। बुद्ध की 4 प्रतिमाएं, वो कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विश्व शांति स्तूप में जो है बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं? तो याद रखिएगा विश्व शांति स्तूप में जो है बुद्ध की 4 प्रतिमाएं। बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं, ठीक है। तो बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं, तो यहाँ पे से आपको याद रखना है कि बुद्ध की 4 प्रतिमाएं कौन कौन सी है। तो पहला है जन्म, पहला हो गया जन्म, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका ज्ञान प्राप्ति। इसके बाद तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया प्रथम उपदेश। और चौथा कौन सा हो गया? चौथा हो गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये बुद्ध की 4 प्रतिमा है, ठीक है। जन्म जो है इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ठीक है। इसके अलावा जो है इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो यहाँ पे जो है ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पूरा लिख ही लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी आपका कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में, ठीक है। वही वर्तमान में अगर मैं बात करूँ कहाँ है। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था बोध गया में, जो कि ये है बिहार में।
बोध गया। ठीक है। इसके बाद जो है प्रथम उपदेश जो इन्होंने कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर। ठीक है। ये सारनाथ आपको होपफुली समझ आया होगा, तो इसे मैं इरेज करके थोड़ा सही से लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे जो है दिक्कत ना हो। ठीक है। सारनाथ प्रथम उपदेश, उपदेश। ठीक है। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा सारनाथ में, सारनाथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य जो है वो यक्षगान है, करगाम है, कुडियाट्टम है या फिर कथकली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करगाम जो है ये तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको करगाम के बारे में याद रखना है। यहाँ पे जो है ये क्या होता है कि सर पर जो है ना ये करगम यानी कि मिट्टी का जो घड़ा रखकर जो है ये लोग नृत्य करते हैं। ठीक है ना। तो सर पर मिट्टी का घड़ा रख के, सर पर मिट्टी का घड़ा, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम करगम कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम करगम कहते हैं। मिट्टी का घड़ा रखकर नृत्य करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है इसे इसे करगट्टम नृत्य भी कहा जाता है। तो अगर आपसे करगम और करगट्टम नृत्य बोले तो बात सेम ही है। ठीक है ना। इसे करगट्टम नृत्य भी कहते हैं, करगट्टम, करगट्टम नृत्य कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है ये कौन से अवसर पर होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है ना मरियम्मन देवी की पूजा के अवसर पर जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। कौन से अवसर पे होता है, तो ये याद रखिएगा मरियम्मन, मरियम्मन देवी, मरियम्मन देवी के पूजा के अवसर पर, पूजा के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु का जो है और भी अगर मैं नृत्य की बात करूँ कि तमिलनाडु का और कौन कौन सा नृत्य है, तो करगम जो है ये कहाँ का है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तमिलनाडु के जो है अन्य लोक नृत्य, तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य। ठीक है। तो तमिलनाडु के अन्य नृत्य में आपका हो जाएगा कावरी अट्टम, कावरी अट्टम। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ओलिया अट्टम, ओलिया अट्टम। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कोलट्टम। ठीक है। ये सब तमिलनाडु के नृत्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया, थेरुकुथु भी शामिल है इसमें। ठीक है ना। थेरुकुथु हो गया, ये जो है यहीं का है थेरुकुथु। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और याद रखिएगा मयूरा अट्टम, मयूरा अट्टम भी जो है ये तमिलनाडु का ही है, मयूरा अट्टम भी शामिल है, मयूरा अट्टम। ठीक है। तो ये हो गया तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य के बारे में। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जैसे कि यक्षगान, यक्षगान जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो है ये आपके जो है याद रखिएगा ये कर्नाटक का है। ठीक है। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। इस और कर्नाटक का ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। इसके बाद अगर मैं कुडियाट्टम की बात करूँ तो कुडियाट्टम जो है ये केरल का है। ठीक है ना। कुडियाट्टम जो है ये कहाँ का है, कुडियाट्टम जो है ये केरल का है, केरल का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कथकली, कथकली जो है ये आपका ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना। कथकली लोक नृत्य नहीं है, कथकली जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है,
शास्त्रीय नृत्य, जो कि ये कहाँ का है? तो कथकली भी केरल का है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो ये आपका जो है करगट्टम है, तो करगट्टम में कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा करगट्टम में जो वाद्य यंत्र का उपयोग होता है वो हो गया आपका, पहला याद रखिएगा मृदगम। मृदंगम। इसके अलावा याद रखिएगा और कौन सा होता है, और होता है आपका जो है ये पंबई। ठीक है। इसका याद रखिएगा, पंबई के बाद आपको याद रखना है नाद स्वरम। नाद स्वरम, इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा है, ये थविल। तो जैसे अगर मैं नाद स्वरम की बात करूँ, नाद स्वरम क्या होता है, ये एक ना तूरी जैसा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना। नाद स्वरम जो है ये कैसा होता है, एक लंबा और, या फिर याद रखिएगा एक लंबा और ये तूरी जैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थविल की बात करूँ, तो थविल कैसा होता है, ये जो है डबल हेडेड ड्रम होता है, ठीक है ना। डबल हेडेड वाला जो ड्रम होता है ना उसे थविल कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो आपका जो है कौन सा है, पंबई है। तो ये जो है ये ढोल की तरह इसे बजाया जाता है पंबई को। तो ये पंबई है। और एक एक और यह देखिएगा, एक है आपका उडुक्कू, ठीक है ना। ये छोट मतलब कि ये जो उडुक्कू जो होता है ना, ये मतलब कि छोटे हाथ से इसे बजाया जाने वाला जो होता है ये ड्रम होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा, एक और याद रखिएगा, ये हो गया आपका उडुक्कू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऋषभ देव जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। तो ऋषभ देव जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर थे, दूसरे तीर्थकर थे, तीसरे तीर्थकर थे, या फिर चौथे तीर्थकर थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव जो है ये प्रथम तीर्थकर थे। और जैन धर्म के अगर मैं संस्थापक की बात करूँ, तो ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ये कौन है, ये है ऋषभदेव। संस्थापक। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा इन्हें जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें किस कौन से नाम से जाना जाता है, तो इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आपको याद रखना है कि इनका जो है पूछा जाता है कि ऋषभ देव का जो है इनका चिन्ह जो था ये क्या था, तो इनका चिन्ह याद रखिएगा, इनका चिन्ह क्या था, इनका चिन्ह था बैल। ठीक है। तो ये हो गया ऋषभ देव के बारे में, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे तीर्थकर कौन थे, तो दूसरे तीर्थकर की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा ये थे अजीतनाथ, ठीक है ना। दूसरे तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे अजीतनाथ। अजीतनाथ, ठीक है। और याद रखिएगा इनका जो चिन्ह था, अजीतनाथ का जो चिन्ह था वो क्या था, तो इनका चिन्ह था हाथी, ठीक है। इनका चिन्ह क्या था, हाथी। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरे तीर्थकर, तो जैन धर्म के जो है ये तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ। इन सब से बस इतना ही याद रखना है कि कितने ये सब जो थे वो कैमे तीर्थकर थे, और इनका जो है चिन्ह याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं इनके चिन्ह की बात करूँ, संभवनाथ का चिन्ह जो था ये क्या था, ये था घोड़ा। और चौथे तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के चौथे तीर्थकर थे आपके जो है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन अभिनंदन नाथ, ठीक है। ये जैन धर्म के चौथे तीर्थकर थे, और इनका जो चिन्ह था वो क्या था, तो इनका चिन्ह था बंदर, ठीक है। इनका चिन्ह क्या था, इनका चिन्ह था बंदर। तो ये हो गया आपके जो है प्रथम, दूसरे, तीसरे और चौथे तीर्थकर। अब जो है क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रथम तीर्थकर से, दूसरे तीर्थकर से, 23वें तीर्थकर से और 24वें तीर्थकर से। तो जैन धर्म के टोटल के में तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। जिसमें से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म के जो है ये 23वें तीर्थकर कौन थे,
तीर्थकर। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे आपके जो है पार्श्वनाथ। और इनका जो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था ये क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। ठीक है, तो 23वें तीर्थकर पूछा ही जाता है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका कौन बच जाता है? 24वें तीर्थकर। ठीक है, तो 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर, तो 24वें तीर्थकर थे आपके जो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो थे महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर जो है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर केवल प्रोटॉन होते हैं। तो ये हो गया आपका परमाणु। इसके जो है यहाँ पे नाभिक में जो है ये क्या होता है? तो इसके नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इस पे जो है कौन सा कण होता है? तो प्रोटॉन पे जो है ये धनात्मक आवेशित कण होता है। ठीक है ना, धनात्मक, धनात्मक आवेशित कण होता है। यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि प्रोटॉन पे जो है कौन सा धनात्मक, यानी कि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है इसके जो है प्रोटॉन जो है ये क्या करता है? परमाणु संख्या को निर्धारित करता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या करता है? तो प्रोटॉन जो है परमाणु संख्या को निर्धारित कौन करता है? तो परमाणु संख्या को निर्धारित करता है प्रोटॉन। ठीक है, परमाणु संख्या को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे जो है ये हो गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन के बारे में आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि न्यूट्रॉन पे जो है इसका कोई कण नहीं होता, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पे जो है ये क्या होता है? इस पे जो है कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये क्या करता है? न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक को जो है ना ये क्या करता है? स्थिरता प्रदान कौन करता है? तो नाभिक को जो स्थिर रखता है ना, यानी स्थिरता प्रदान करता है, ये एक काम जो है ये न्यूट्रॉन का है। ठीक है, नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है, नाभिक को स्थिरता, नाभिक को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा याद रखना है कि ये क्या करता है? प्रोटॉन जो है ये परमाणु संख्या को निर्धारित करता है, और जो न्यूट्रॉन है ना ये द्रव्यमान संख्या को निर्धारित करता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या करता है? ये द्रव्यमान संख्या को निर्धारित करता है, द्रव्यमान संख्या को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको नोट देकर एक पॉइंट लिखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट देकर आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए। आपको लिखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सामूहिक रूप से जो है ये जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन।
न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था। तो गुप्त शासक कौन सा था, तो ये जो है ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा विक्रमादित्य जो है ना, ये जो है आपका एक गुप्त शासक था। ठीक है, याद रखिएगा इनका जो है पूरा नाम कौन सा था, तो याद रखिएगा ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है ये विक्रमादित्य के ही काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, इनके काल को जो है क्या कहा जाता है, गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण युग, गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके समय जो है राजधानी कहाँ थी, तो इनके समय जो राजधानी थी ना, इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। ठीक है, तो इनके समय राजधानी कहाँ थी, तो इनके समय जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा शासनकाल। तो 380 से लेकर के 415 जो है ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं गुप्त वंश के शासक की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे ये जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक। तो पहले याद रखिएगा कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था ना वो कौन था, वो था श्रीगुप्त। ठीक है ना, श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इनका कार्यकाल था 319 से इनका शासनकाल याद रखिएगा, शासनकाल। ठीक है, तो इनका शासनकाल था 319 से 319 से 355, सॉरी 335 ईस्वी तक। ठीक है ना, 335 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लाल रंग टमाटर का लाल रंग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो ये पिगमेंट होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो एलिजरीन की वजह से, लाइकोपिन की वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से, या फिर लिमोनिन की वजह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन की वजह से। लाइकोपिन पिगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो किसमें किसमें लाइकोपिन पिगमेंट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तरबूज, तरबूज में जो है ना ये लाइकोपिन पिगमेंट होता है, यानी तरबूज का जो रंग होता है वो किसकी वजह से, लाइकोपिन की वजह से। इसके अलावा जो है पपीता का रंग जो है ये किसकी वजह से होता है, इसी लाइकोपिन की वजह से होता है। इसके बाद जो है आपका जो लाल वाला शिमला मिर्च होता है ना, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च दो तरीके का, तीन तरीके का होता है, एक होता है येलो, ग्रीन एंड रेड। ठीक है ना, तो ये जो है लाल शिमला मिर्च। ठीक है ना, शिमला मिर्च कौन सा वाला, लाल वाला,
तो ये जो है इसका भी पिगमेंट जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो गया, जैसे कि एक आपका लाल अमरूद आता है, ठीक है ना, अमरूद में भी दो तरीके का आता है। तो जो लाल वाला जो होता है ना वो होता है आपका, इसका पिगमेंट जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये शरीर को क्या करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। शरीर को रेडिकल से बचाता है, बचाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे कि आपका बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन जो होता है ये कौन सा रंग देता है, तो बीटा कैरोटीन जो होता है ना ये नारंगी रंग देता है। ठीक है। नारंगी रंग जो है, ये नारंगी रंग का जो पिगमेंट आता है वो किसकी वजह से आता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बीटा कैरोटीन की जो पिगमेंट होता है वो किस में होता है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ ये आपका कौन सा हो गया, गाजर। हाँ, सबसे ज्यादा जो है ये लाइकोपिन किसमें, सॉरी, बीटा कैरोटीन होता है वो गाजर में होता है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है संतरा हो गया। ठीक है। गाजर, संतरा, नारंगी रंग का जो होता है ना वो आपका जो है वो बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे अगर बीटा कैरोटीन है तो यहाँ पे मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे कि आपको याद रखना है एंथोसाइनिन। ठीक है ना, एंथोसाइनिन होता है, क्लोरोफिल होता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल बताती हूँ, बाद में एंथोसाइनिन। तो आपने सुना होगा कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। तो ये जो है ये क्या, ये कौन सा पिगमेंट देता है, ये हरा रंग देता है। ठीक है ना, जिसमें जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो हरा रंग देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, क्लोरोफिल जो है ये आपका किस में पाया जाता है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका जो है मेथी का पत्ता हो गया, मेथी के पत्ते हो गए, ये जो है आपका जो है इस क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके अलावा पालक हो गया, इसमें भी क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखिएगा सरसों का पत्ता हो गया, या फिर आलू का पत्ता हो गया, ये सब जो है सरसों के पत्ते हो गए, पेड़ के पत्ते हो गए, कोई से भी पेड़ के पत्ते हो गए, ये सब जो है ये किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल के कारण जो है इसका पिगमेंट हरा होता है। ठीक है। अब इसके अलावा एक होता है आपका एंथोसाइनिन। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंथोसाइनिन। ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ये कौन सा रंग देता है, ये बैंगनी रंग देता है। ठीक है ना, ये जो है कौन सा रंग देता है, बैंगनी रंग। अब ये बैंगनी रंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एंथोसाइनिन में जो बैंगन का जो बैंगन का जो पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है बैंगन हो गया, जामुन हो गया, जामुन हो गया। और एक आप देखते होंगे जो है ये ग्रेप्स जो होता है वो दो तरीके में आता है। तो एक आपको एक दिखता होगा, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लैक टाइप में दिखता होगा। ठीक है ना, वो जो है डार्क बैगनी होता है, तो वो भी आपका जो है कौन सा हो गया, तो वो हो गया अंगूर हो गया। ठीक है। ये सब जो है ये किसके वजह से आता है, चेरी हो गया, चेरी भी लिख लीजिए। ये जो है एंथोसाइनिन की पिगमेंट की वजह से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन सी नदी है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो केन नदी है, तोंस नदी है, चंबल नदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चंबल नदी जो है याद रखिएगा ये जो है कौन से राज्य से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। ठीक है। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे आपको चंबल नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि चंबल नदी जो होती है ना, ये जो पूछा जाता है कि यमुना में जो है ये कहाँ मिलती है। ठीक है। तो याद रखिएगा चंबल नदी जो है यमुना में जो है इटावा के पास मिलती है। ठीक है। यमुना में, यमुना में इटावा के पास मिलती है। ठीक है। और इटावा आपका कहाँ है, इटावा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि अब मैं यमुना की सहायक नदी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदियां।
ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया जैसे कि टोंस नदी हो गया, टोंस नदी हो गया, ठीक है, टोंस नदी हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया? टोंस नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, ये सब हो गया, ठीक है ना, हिंडन, हिंडन शारदा। अच्छा, ये जो मैं तीन नदी लिखाई हूँ ना, याद रखिएगा, ये जो है यमुना में जो है कहाँ से मिलती है? ये बाएं ओर से मिलती है, ठीक है। ये जो है यमुना में किस ओर से मिलती है? बाएं ओर से मिलती है, बाएं ओर से मिलती है, ठीक है। और बाकी जो नदियां है ना आपके, अगर मैं बाकी सहायक नदियों की बात करूं, जैसे कि आपका और कौन कौन सा हो गया? चंबल हो गया, बेतवा हो गया, चंबल, बेतवा। इसके बाद केन नदी, ठीक है। इसका याद रखिएगा, सिंध नदी। ये जो है ये कौन से साइड से मिलती है? ये दाएं ओर से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम यमुना नदी के बारे में बात करेंगे। तो यमुना नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। यमुना नदी की बात करते हो तो इसका उद्गम जो है याद रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसकी लंबाई जो होती है वो लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 1376 से 1436 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। गंगा की, सॉरी, दो दो जगह हो गया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी से इसका संगम होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है ना। इलाहाबाद में जो है याद रखिएगा, इलाहाबाद में संगम होता है, संगम होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और याद रखिएगा ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे है, ताजमहल यमुना के किनारे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिल्ली के किस शासक ने चालीसा दल समाप्त किया था? तो चालीसा दल जो है इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, या फिर जो है नसीरुद्दीन महमूद ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन ने जो है ये चालीसा दल को समाप्त किया था। और चालीसा दल की स्थापना किसने की थी? चालीसा दल यानी कि 40 सरदारों का समूह था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तो चालीसा दल की स्थापना, ये कौन थे? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी और बलबन ने जो है इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। बलबन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि बलबन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जन्म, इसका जन्म हुआ था 1200 ईस्वी में, इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसका जो है असली नाम क्या था? यानी कि बलबन बाद में पड़ा था। असली नाम अगर मैं बात करूं तो इसका जो है असली नाम यानी कि वास्तविक नाम की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बहाउद्दीन था, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि ये जो है ये सुल्तान बनने से पहले जो है पूछा जाता है कि ये किसके जो है वजीर थे। तो याद रखिएगा ये जो थे नसरुद्दीन महमूद के जो है ये वजीर थे, ठीक है। ये जो है सुल्तान बनने से पहले, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, सुल्तान
सुल्तान बनने से पहले नसीरुद्दीन महमूद के वजीर थे। ठीक है। और याद रखिएगा इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनका जो है शासनकाल कब से कब तक था। शासनकाल, तो याद रखिएगा इनका शासनकाल है 1266 से 1287। 1287 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट बलबन से, कि बलबन ने जो है याद रखिएगा कि इसको जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि जो है ये किसने दी थी, ये पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा बलबन को उलुग उलुग खां की उपाधि दी गई थी। उलुग खां की उपाधि दी, उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसीरुद्दीन महमूद ने दी। ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि बलबन ने जो है ये कौन कौन सी नीति लाई। तो बलबन ने जो है सबसे पहले याद रखिएगा इसने जो है सिजदा प्रथा लाया। ठीक है ना, सिजदा प्रथा। सिजदा प्रथा कौन था, जो कि बलबन के जो दरबार में जो है ना ये सिजदा जो करना था यानी कि सर झुकाना जो था वो जो है अनिवार्य था। ठीक है। इसके बाद जो है इसने और कौन सा लाया था, इसने लाया था पैबोस प्रथा। पैबोस प्रथा। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसने जो है रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो रक्त और लौह नीति जो है इसी ने लाया था, रक्त और लौह नीति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये संप्रभुता और जो है एकता और अखंडता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 51 ए के ए में, या फिर जो है अनुच्छेद यहाँ पे अगर जो है अगर मैं बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका किस में है। तो मौलिक कर्तव्य ही जो है आपका कर्तव्य। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके जो है 51 के ए में है। ठीक है ना, एक इसमें है 51 के ए। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, जोड़ा गया था। और कौन से संशोधन के तहत, तो याद रखिएगा इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है। और जब इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, तब मौलिक कर्तव्य कितने थे, तब मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 थे। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तब मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। लेकिन अभी कितना है, अभी 11 है। तो याद रखिएगा ये जो है एक और जोड़ा गया था जो कि आपका जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। जो कि ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। और इसे जो है जोड़ा उस टाइम में जो है एक जोड़ा गया था जिसमें से जो क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री में शिक्षा देना था। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन के बाद जो है मौलिक कर्तव्य कितना हो गया, तो मौलिक कर्तव्य 11 हो गया।
11 हो गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। पहले कितना था? 10 था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। इस 86वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन में क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या किया गया था कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का जो उल्लेख है, ये किसमें है? तो ये 51 के ए जो है ये सी में है, ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य के जो है, ये जो 51 का ए है उसमें सी में है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा देना है, तो ये जो है आपकी, ये इसका उल्लेख जो है ये मौलिक कर्तव्य के किसमें किया गया हुआ है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य के जो है के, यानी 51 ए के में जो है ये किसका है? ये किसका उल्लेख किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, ठीक है ना। मुफ्त शिक्षा देना किया गया, ठीक है। इसके बाद जो सी में जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है, अगर मैं डी की बात करूँ तो डी में क्या है? डी में जो है देश की रक्षा और सेवा करना। डी में क्या है? देश की रक्षा और सेवा करना, ठीक है। और जो है 51 ए में जो है ये क्या है? 51 ए में जो है ये संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये ए में है, ठीक है ना। संविधान का पालन करना और जो है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, और प्रतीकों का राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लोहे में जंग का लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग का लगना ऑक्सीकरण है, संयोजन है, अपघटन है या फिर प्रतिस्थापन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण है, ठीक है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो है आपका लोहे में जंग लगना जो है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन। तो लोहे पर जब लाल या फिर जो है भूरे रंग के जो परत चढ़ जाती है ना, उसे ही लोहे पे जंग लगना कहते हैं। जैसे जंग लगना का मतलब होता है रस्ट भी कहते हैं, जंग मतलब रस्ट। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में होता है लोहे पर लाल और भूरे रंग की परत, परत चढ़ जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? परत चढ़ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं, जंग लगना। तो ये जो है ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जो कि प्रतिस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है? प्रतिस्थापन में होता है कि यानी कि एक तत्व जो है ये दूसरे को हटाकर उसकी जगह लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। एक तत्व दूसरे को हटाकर उसकी जगह लेता है, उसकी जगह लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसकी जगह लेता है, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। और जो है आपका जो है एक कौन सा है? आपका यौगिक, ठीक है ना। तो यौगिक में जो है ये क्या है? यौगिक में है आपका कि जो यौगिक जो है ना टूटकर या फिर जो है दो या अधिक पदार्थ बनाता है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है अपघटन, यानी कि कॉम्बिनेशन, अपघटन। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि यौगिक टूटकर दो या अधिक
अधिक पदार्थ बनाता है। उसे हम अपघटन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ संयोजन, तो संयोजन में क्या होता है? संयोजन में होता है दो या अधिक पदार्थ मिलकर जो है नया यौगिक बनाता है। दो या फिर जो है अधिक पदार्थ मिलकर, दो या अधिक पदार्थ मिलकर, नया यौगिक बनाता है। नया यौगिक बनाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीडेशन। संयोजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अपघटन मतलब होता है आपका जो है डीकम्पोजिशन। एंड जो है प्रतिस्थापन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बंगाली नववर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? तो बंगाली नववर्ष को कौन से रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए पोइला बैसाख, बिहू, मकर संक्रांति या फिर डोले पूर्णिमा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है बंगाली नववर्ष। याद रखिएगा ये बंगाली कैलेंडर का जो है पहला दिन होता है, ठीक है। पोइला बैसाख जो मनाया जाता है, याद रखिएगा ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। कैलेंडर, बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है या 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका जो है ये पोइला बैसाख जो है, और इस नववर्ष में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजन जो बनता है वो है पंता भात और हिलसा मछली जो है ये बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे कि आपका जो है कौन सा हो गया ये बिहू। बिहू जो है ये क्या है? ये बिहू जो है असम का नववर्ष है, ठीक है ना। बिहू जो है ये कौन सा है? बिहू जो है ये असम का नववर्ष है, ठीक है। ये असम का नववर्ष है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो मकर संक्रांति है, ये जो है आपका जनवरी में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति जनवरी में कब? 14 या फिर 15 जनवरी को, 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी को मनाया जाता है। और मकर संक्रांति का हर स्टेट में अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं तमिलनाडु में इसे जो है पुथंडू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका ये मकर संक्रांति जो है इसमें लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डोले पूर्णिमा की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है फाल्गुन मास के जो है पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना, फाल्गुन महीना के फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऊष्मा के संचरण के कितने प्रकार होते हैं? तो ऊष्मा के संचरण के दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं या फिर पांच होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा के संचरण के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार में भी कौन कौन सा प्रकार होता है? तो पहला आपका हो गया, याद देखिएगा, पहला हो गया आपके जो है चालन। दूसरा आपका कौन सा प्रकार हो गया? दूसरा हो गया संवहन। और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका विकिरण। विकिरण,
ठीक है। तो यहाँ पे चालन को समझेंगे, संवहन को समझेंगे और विकिरण को समझेंगे। तो सबसे पहले चालन, चालन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कण अपने पास रहते हैं लेकिन जो है ऊर्जा जो है ये क्या करते हैं, पास करते हैं। यानी जो है कण अपने पास ही रहेगा लेकिन ऊर्जा को पास करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लोहे की छड़ को जो है गर्म करना, जो है ये किसका उदाहरण हो गया, लोहे की छड़ को गर्म करना। यानी कि लोहा जो है वो पास होगा लेकिन इस ये पहले ठंडा होगा, बाद में इसे आप गर्म करिएगा तो ये ऊर्जा जो है ये होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया चालन, यानी कि इसमें क्या होता है, कण अपने पास रहते हैं लेकिन ऊर्जा जो है ये क्या करते हैं, पास करते हैं। कण अपने पास होते हैं और ऊर्जा पास करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं संवहन की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं, कण जो है वो स्थान बदलते हैं, ठीक है ना। कण जो है ये क्या बदलते हैं, स्थान बदलते हैं और ऊष्मा को ले जाते हैं, ठीक है। इसमें कण स्थान बदलते हैं। इसमें कण स्थान बदलते हैं और इसमें कण पास में ही होते हैं। और विकिरण में क्या होता है कि ऊष्मा जो है बिना किसी माध्यम के जो है तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है ना। ये जो है बिना किसी माध्यम के रूप में वो क्या करता है, तरंगों के रूप में चलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के तरंगों के रूप में चलता है। तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो चाल, ऊर्जा, तापमान या फिर वेग। तो कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये है सदिश राशि, बाकी आपका जो है चाल हो गया, ऊर्जा हो गया और तापमान हो गया। तो ये तीनों आपका कौन सा राशि है, ये तीनों आपकी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेग के बारे में बात करेंगे तो वेग के बारे में आपको क्या याद रखना है कि वेग का जो है सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर प्रतिस्थापन बटा समय। v मतलब वेग, प्रतिस्थापन बटा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद इसका जो है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये इसका होता है। अब यहाँ पे जो है सदिश राशि हम किसे कहते हैं, तो सदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाप और दिशा दोनों हो, परिमाप प्लस दिशा होती है, किसमें, सदिश राशि में। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सदिश राशि का जैसे कि एग्जांपल और कौन कौन सा है जो कि सदिश राशि है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ आपका जो है पहला तो हो गया वेग, वेग हो गया। इसके बाद जो है आपका कौन सा हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है संवेग हो गया, ठीक है। इसका बाद याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये जो है किसका हो गया, ये हो गया आपका जो है सदिश राशि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि थाई पूसम महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो थाई पूसम महोत्सव जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में या फिर तमिलनाडु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाई पूसम महोत्सव जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और जो है इसमें जो है थाई पूसम महोत्सव में जो है ये क्या होता है, इस महोत्सव में आपको याद रखना है सबसे पहले कि ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। यहाँ पे वही था।
जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें जो है किसकी पूजा की जाती है? इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भगवान मुरुगन, मुरुगन की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है थाई पुसम महोत्सव जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो जैसे अगर मैं तमिलनाडु में और भी महोत्सव की बात करूँ तो कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? पोंगल, ये जो है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु का जो नववर्ष है पुथंडू, पुथंडू जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और इसके बाद याद रखिएगा जल्लीकट्टू। ये जितना भी मैं बताई हूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो पोंगल हो, पुथंडू हो, जल्लीकट्टू हो, थाईपुसम हो। ये चार महोत्सव जो है ना बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो है याद रखिएगा, तमिलनाडु का जो है बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है पोंगल। ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है ना। और पुथंडू जो है ये तमिलनाडु का नववर्ष है। ठीक है, पुथंडू जो है लिख लीजिए, ये क्या है? पुथंडू तमिलनाडु का नववर्ष है। बहुत लोगों को पोंगल लगता है, तमिलनाडु का नववर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष जो है ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसे जो है मनाने की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा, जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को जो है 2000 में, ठीक है, 2000 में संयुक्त संयुक्त राष्ट्र ने मनाने की घोषणा की थी। मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अभी 18 दिसंबर आया नहीं है, तो आपको 2024 की थीम याद रखना पड़ेगा। 2024 की थीम, तो इसमें जो है 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? यानी कि विकसित भारत के लिए जो है प्रवासियों का योगदान, ये इसकी थीम थी। विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जो आपका जो है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, और इसे जो है याद रखिएगा 1950 में जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई थी। तो 1950 में जो है 1950, 1950 में मनाने की घोषणा की गई। इस इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा, इसे याद रखिएगा 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय
मानव एकजुटता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो कौन से वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनका, ये जो है आपके सारंगी वादक है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किससे है? सारंगी वादक से है। इसके अलावा याद रखिएगा इन्हें 3 पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि आपको याद रखना है, और ये तीनों पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले याद रखिएगा इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? इन्हें मिला हुआ है संगीत नाटक अकादमी अकादमी पुरस्कार। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1986 में, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है। तो इन्हें पद्म श्री कब मिला हुआ है? तो याद रखिएगा इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है 1991 में, इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है। ठीक है, 1900 ओ शिट 1991 में, 1991 में इन्हें पद्म श्री मिला हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें और कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? इन्हें पद्म पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण कब मिला है? 2001 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो है और भी सारंगी वादक जो है और कौन कौन से हैं, तो सारंगी वादक में जैसे कि अगर मैं बात करूं साबरी खान, साबरी खान जो है इनका संबंध किससे है? तो साबरी खान ये जो है आपके सारंगी वादक हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो है आपके पंडित राम नारायण, ये जो है कौन है? ये भी सारंगी वादक हैं, पंडित राम नारायण। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा ये जो है आपके उस्ताद सुल्तान खान। ठीक है, इसके बाद बांसुरी वादक की अगर मैं बात करूं तो बांसुरी वादक कौन से हो गए? जैसे कि आपका जो है हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, ये जो है आपके बांसुरी वादक है। ठीक है ना, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया, ये आपके बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये संतूर वादक, तो संतूर वादक कौन है? तो याद रखिएगा संतूर वादक हो गए आपके जो है उस्ताद अमजद अली खान। अलग कलर ले लेती हूँ। अमजद, ठीक है ना, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान, ये कौन है? आपके संतूर वादक है। और वहीं अगर मैं पखावज की बात करूं तो याद रखिएगा ये जो है कौन है? तो पखावज में आपको याद रखना है ये आपका हो गया पंडित मोहन श्याम शर्मा, पंडित मोहन श्याम शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो कौन सी नृत्य शैली है जो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रासलीला। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रासलीला। याद रखिएगा ये जो है ये जो रासलीला नृत्य किया जाता है ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो अवसर याद रखिएगा ये कौन कौन से अवसर पर किया जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा ये जो है रासलीला किया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कार्तिक के अवसर पर किया जाता है, कार्तिक के अवसर पर। इसके बाद याद रखिएगा ये मटकी। ठीक है ना, तो मटकी आपके कौन से राज्य का है? तो मटकी जो है याद रखिएगा ये जो है आपके मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपका जो है ये कालबेलिया, कालबेलिया कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान का है। और जो है गिद्दा की अगर मैं बात करूँ, गिद्दा किस राज्य का है? तो गिद्दा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है, पंजाब का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ये
रासलीला में कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो एक ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा कि रासलीला जो नृत्य होता है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो इसमें होता है ढोलक, मंजीरा, सितार। ढोलक, मंजीरा, सितार। ढोलक, मंजीरा, सितार और हारमोनियम का, हारमोनियम। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तराखंड की कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुपालन के लिए जानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन गुज्जर। ठीक है, वन गुज्जर जानी जाती है। और ये जो वन गुज्जर जनजाति होती है ना, ये कौन सी पशुपालन करती है? तो ये भैंसों का पालन करती है। इसका पशुपालन व्यवसाय क्या है? तो याद रखिएगा, ये भैंसों का पालन करती है। भैंसों का पालन करती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे थारू जनजाति, तो थारू जनजाति जो है ये कहाँ रहती है? तो ये जो है तराई क्षेत्र में रहती है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के जो है तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं गद्दी जनजाति की बात करूँ तो गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो है ना ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर रहती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर। ठीक है, इसके अलावा भील की अगर मैं बात करूँ तो भील जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहती है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे राज्यों में रहती है। जैसे सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसके बाद ये राजस्थान में निवास करती है, राजस्थान में। इसके बाद याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दिलवारा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध डैश मंदिरों में से एक है। ठीक है ना, तो जो दिलवारा मंदिर जो है वो भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो डैश मंदिरों में से एक है, तो सिख के लिए है, बौद्ध, जैन या फिर हिंदू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, जैन धर्म के लिए। ये कहाँ स्थित है दिलवारा का मंदिर? तो दिलवारा का मंदिर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है आपको याद रखना है कि ये जैन मंदिर है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो नापी जाती है ना, वो लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइड्रोमीटर का, तो ये हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है, ये तरल पदार्थों के घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैनोमीटर का, तो मैनोमीटर जो है ये क्या करता है? मैनोमीटर जो है ये गैस या फिर जो है तरल पदार्थ के दबाव को मापता है। ठीक है ना, गैस या फिर तरल पदार्थ के दबाव को, तरल पदार्थ के दबाव को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये है आपका हाइग्रोमीटर। तो जो है ये वातावरण के आर्द्रता को, वातावरण वातावरण के आर्द्रता को मापी जाती है, मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हीमोफीलिया किस लिंग में अधिक पाया जाता है। तो हीमोफीलिया जो है किस लिंग में अधिक पाया जाता है, केवल महिलाओं में, केवल पुरुष में, दोनों में बराबर, या फिर नवजात शिशु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पुरुष में पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये जो है आपके हीमोफीलिया जो होता है ना, ये जो है रक्त का थक्का बनाने की जो प्रक्रिया जो होती है ना, वो सामान्य नहीं होती, यानी असामान्य हो जाती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग जो होता है ना, याद रखिएगा रक्त का थक्का बनाने, रक्त का थक्का बनाने असामान्य हो जाती है, असामान्य असामान्य होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये जो है आपके जो है क्लॉटिंग फैक्टर की जो है ये कमी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हेमोफीलिया जो है ये कौन सी कमी के कारण होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के, क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होता है। उसके बाद विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है हीमोफीलिया जो है सबसे ज्यादा जो अधिक जो है वो किसमें पाया जाता है, केवल पुरुष में। महिलाओं में क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि पुरुष में जो होता है वो एक्स वाई जो होता है, ये किसमें होता है, एक्स वाई जो होता है ये पुरुष में होता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो है इसको प्रभावित करता है वाई को, और क्योंकि महिला में जो होता है ना, महिलाएं में जो है वो क्या होता है, वो एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्स की वजह से ये कम होता है। जो एक्स वाई होता है ना, इसमें वाई को जो है ये ज्यादा प्रभावित करता है। तो वाई किस में होता है, पुरुष में होता है। इसलिए जो है पुरुष में जो है, केवल पुरुष में जो है पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद शहर जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती की नदी के तट पर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो साबरमती का उद्गम जो होता है ये अरावली पर्वत से होता है। और अरावली पर्वत जो है ये कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान में, ठीक है। अरावली पर्वत का 80% भाग जो है ये राजस्थान में फैला हुआ है, अरावली पर्वत से। और ये सबसे प्राचीन पर्वत है। इसके बाद जो ये कहाँ है आपका, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो है गिरती कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुहाना जो होता है ना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है, इसका मुहाना जो होता है ये अरब सागर में होता है, अरब सागर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण, ऑल्टीमीटर, एनीमोमीटर, टेंसियोमीटर, या फिर मैनोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर, ठीक है। ऑल्टीमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है, तो ऑल्टीमीटर से जो मापा जाता है ऊंचाई, जो मापा जाता है ऊंचाई मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए जो है ऑल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो इससे जो है हवा की गति मापी जाती है, हवा की गति। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है ये आपका मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, गैस या द्रव्य का जो है दबाव मापने के लिए, गैस या द्रव्य का दबाव मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जो है ये किसको जाना जाता है? पुणे को जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते, क्योंकि दो व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कहते हैं, वे चंद्रमा पर विशेष स्पेस सूट पहनते हैं, या फिर ऑप्शन बी, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत धीमी गति से चलती है, चंद्रमा पर काम करना बंद कर देता है, या फिर चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, इसी वजह से जो है ये जो चंद्रमा की सतह पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं। अब इसे हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंग होती है ना, ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या होती है? यात्रिक होगा, यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये क्या होता है? कंपन से फैलती है। ठीक है, ये जो ध्वनि तरंगे जो होती है ना, ये किससे फैलती है? ये कंपन से फैलती है, कंपन से फैलती है, कंपन से फैलती है। और चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि इसमें जो है कोई कंपन ना होता है, जिसकी वजह से कोई कंपन हो ही नहीं पाता, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।